साल 2023 अभी शुरू ही हुआ था और अचानक से फाइनेंशियल दुनिया में जैसे एक भूचाल आ गया। बिना किसी वार्निंग के अमेरिका के कुछ बड़े बैंक ढह गए। बाजारों में तो मानो हड़कंप मच गया और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि भाई 2008 के संकट के बाद जो इतने सारे सुरक्षा उपाय बनाए गए थे, उनका क्या हुआ? वो नाकाम कैसे हो गए? अब इस पूरे झटके में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इसकी रफ्तार, मतलब कितनी तेजी से ये सब कुछ हुआ। देखिए ये टाइमलाइन, सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ 72 घंटे में डूब गया। सिर्फ 72 घंटे। 8 मार्च को बैंक ने बताया कि उन्हें काफी नुकसान हुआ है और वो नए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ही दिन 9 मार्च को बैंक रन शुरू हो गया। लोगों ने एक ही दिन में $42 बिलियन निकाल लिए और बस 10 मार्च को रेगुलेटर्स को आकर बैंक पर ताला लगाना पड़ा। सोचकर देखिए, 3 दिन में एक चलती फिरती फाइनेंशियल संस्था जमीन पर। और इस एक विफलता का नुकसान कितना बड़ा था? FDIC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड, उनको इस एक बैंक के ढहने की वजह से अंदाजन $20 बिलियन का चूना लगा। 20 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतना बड़ा बैंक इतनी जल्दी कैसे डूब गया? इसके लिए हमें इस संकट की जड़ तक जाना होगा, जहां एक बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई थी। आपने मॉरल हैजर्ड के बारे में सुना है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो कई वित्तीय संकटों के केंद्र में होता है। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि जब किसी संस्था को पता हो कि अगर वो नाकाम हुए तो उन्हें बचा लिया जाएगा, तो वो जरूरत से ज्यादा जोखिम लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नाकामी की पूरी कीमत उन्हें नहीं चुकानी पड़ेगी। और मार्टिन वुल्फ का ये कोट इस बात को बिल्कुल आईने की तरह साफ करता है। वो कहते हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्री के अलावा और कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं जिसमें फायदा तो प्राइवेट जेबों में जाता है और नुकसान पूरे समाज पर डाल दिया जाता है। बिल्कुल यही है मोरल हैजर्ड का असली चेहरा। मुनाफा कुछ लोगों का, लेकिन जब डूबने की बारी आती है तो बोझ सब पर। तो SVB के मामले में ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी। बैंक की बुनियाद में ही कई गंभीर समस्याएं थी, जैसे कि उनका बिजनेस मॉडल ही काफी अस्थिर था, जो सिर्फ टेक और वेंचर कैपिटल पर निर्भर करता था। फिर उन्होंने ब्याज दर के जोखिम को नजरअंदाज किया, लंबी अवधि के बॉन्ड्स में इतना पैसा डाल दिया कि जब ब्याज दरें बढ़ीं तो उन बॉन्ड्स की कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई। और सबसे बड़ी गलती, उनके 90 से 97% डिपॉजिट बिना बीमा के थे, मतलब $2.5 लाख की सीमा से कहीं ज्यादा। सोचिए, 8 महीने तक बैंक के पास कोई चीफ रिस्क ऑफिसर ही नहीं था। ये तो आफत को बुलावा देने जैसा था। अब 2008 के वित्तीय संकट के बाद तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। एक नई नियम पुस्तिका लिखी गई थी ताकि ऐसा दोबारा कभी न हो। ये नियम पुस्तिका थी डोड फ्रैंक एक्ट। इसने नियामकों के हाथ में कई शक्तिशाली उपकरण दिए, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब बैंक को अपना खुद का पैसा ज्यादा लगाना होगा ताकि नुकसान झेल सके। स्ट्रेस टेस्ट, यानी बुरे से बुरे हालात बनाकर ये जांचना कि बैंक टिक पाएगा या नहीं। और वोल्कर रूल जैसी चीजें जो बैंकों को हद से ज्यादा जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से रोकती थीं। मतलब सिस्टम को आगे ऐसी मुसीबतों से बचाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 2018 में इन नियमों को थोड़ा अनुकूलित किया गया, यानी बदला गया। मध्यम आकार के बैंकों जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक, जिनके एसेट्स $25 बिलियन से कम थे, उनके लिए इन सख्त नियमों में काफी ढील दे दी गई। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि SVB पर वो सबसे कड़े सुरक्षा जांच लागू ही नहीं होते थे। और इसके बाद सारी नजरें घूम गई नियामकों की तरफ। उनसे अब तीखे सवाल पूछे जाने लगे। जब कांग्रेस में सुनवाई हुई तो शीर्ष नियामकों से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछा गया। माइकल बार, जो फेडरल रिजर्व के शीर्ष पर्यवेक्षक हैं, उनका जवाब था, गुरुवार सुबह, मतलब जब बैंक से पैसा निकालने के लिए लोग टूट पड़े थे, तब उन्हें जाकर इसकी खबर लगी। और FDIC के चेयरमैन, जिनकी एजेंसी को ये सारा बिखरा हुआ रायता समेटना था, उन्हें तो उसी दिन शाम को पता चला। सोचिए, गुरुवार शाम। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला डिस्कनेक्ट सामने आता है। एक तरफ जो फेड के पर्यवेक्षक जमीन पर काम कर रहे थे, उन्होंने SVB के जोखिमों को 1 साल से भी पहले पहचान लिया था। 1 साल से पहले।
दूसरी तरफ शीर्ष नेतृत्व को इसकी खबर कब मिली? बैंक बंद होने से 48 घंटे से भी कम पहले। मतलब जमीनी स्तर पर लोग चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ऊपर तक आवाज पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। तो इस पूरे पतन के बाद अब बैंकिंग विनियमन के भविष्य को लेकर कई बड़े और अनसुलझे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। एक नई बहस छिड़ गई है। क्या डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो $2.5 लाख की सीमा है, उसे बढ़ा देना चाहिए? क्या ये मध्यम आकार के बैंक भी अब इतने बड़े हो गए हैं कि नाकाम नहीं हो सकते और उन पर सख्त नियम लगने चाहिए? नियामक, जिन्हें सब पता था, वो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? और सबसे बड़ा सवाल, आज के डिजिटल जमाने में जहां सोशल मीडिया पर एक अफवाह से बैंक रन शुरू हो जाता है, क्या कोई भी नियम पुस्तिका उस रफ्तार का मुकाबला कर सकती है? और आखिर में ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब भी ऐसा कोई संकट होता है तो असली समस्या क्या है? क्या नियमों में कमी है या उन्हें लागू करने वालों में? मतलब क्या हमें एक नई नियम पुस्तिका की जरूरत है या फिर उन रेफरियों की जो मैदान पर मौजूद नियमों को ही ठीक से लागू कर पाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में वित्तीय दुनिया के लिए बहुत जरूरी होगा।